गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा लखनऊ से आप सभी बीएलएड द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं जिस टॉपिक पर आप सभी से परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं वह है स्किनर द्वारा दिया गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो कि एक प्रसिद्ध लर्निंग थ्योरी है और इसको अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम बरहास फ्रेडरिक स्किनर था, उन्होंने दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय है। बीएफ स्किनर, जैसा कि आपको बताया मैंने, कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना जो प्रयोग था कई जीव जंतुओं, कई जानवरों पर किया था, किंतु इनका जो मुख्य प्रयोग था वह चूहे और कबूतर पर किया गया प्रयोग था। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में अपने दो प्रकार के व्यवहार बताए थे, यानी व्यवहार को दो प्रकार में विभाजित किया था। पहला रिस्पोंडेंट बिहेवियर, जो क्रिया किसी उद्दीपन के माध्यम से प्रकट होती है, जो क्रिया किसी उद्दीपन के वशीभूत होकर के की जाती है, ऐसी अनुक्रिया को, ऐसे रिस्पांस को इन्होंने रिस्पोंडेंट बिहेवियर के अंतर्गत रखा था। इसके अतिरिक्त दूसरा जो इन्होंने अनुक्रिया का प्रकार बताया था वह था ऑपरेंट बिहेवियर, यानी जो अनुक्रिया बिना किसी उद्दीपन के होती है, जो किसी उद्दीपक के वशीभूत नहीं होती है, ऐसी अनुक्रिया को उन्होंने ऑपरेंट बिहेवियर कहा गया है। पहले वाले रिस्पोंडेंट बिहेवियर का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे भोजन को देख करके लार आना, जैसा कि पावलोव के प्रयोग में कुत्ते द्वारा जो अनुक्रिया की जाती थी, भोजन को देख करके उसके मुंह में जो लार आता था, वह एक रिस्पोंडेंट बिहेवियर माना जाएगा। इसके अलावा ऑपरेंट बिहेवियर का एग्जाम्पल हो सकता है जो स्वयं से व्यक्ति प्रेरित होकर के अपने आप से करता है, जैसे हाथ पैर चलाना, टहलना, इस तरह की जो अनुक्रियाएँ होती हैं ऐच्छिक रूप से जो की जाती हैं, ना कि किसी उद्दीपक के कारणवश की जाती हैं, ऐसी अनुक्रियाओं को स्किनर ने ऑपरेंट बिहेवियर कहा है। स्किनर ने ऑपरेंट बिहेवियर को ही सीखने का आधार बताया है। इनके अनुसार उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, पहले अधिगमकर्ता को अनुक्रिया करने देना चाहिए। यदि अनुक्रिया ठीक है तो उचित पुनर्बलन देना चाहिए। छात्रों, आपको मैं बताना चाहूँगा, स्किनर का ये मानना था कि कोई भी प्राणी जो होता है वह स्वयं से क्रियाशील होता है। इन्होंने थांडाइक की जो थ्योरी थी उसमें उद्दीपक की अनिवार्यता और उद्दीपक की पहल का विरोध किया था। अगर बेसिक अंतर अगर आप देखेंगे स्किनर और थांडाइक की थ्योरी में, तो स्किनर ने थांडाइक के उद्दीपक की पहल की बात को अस्वीकार किया। उनका ये मानना था कि कोई भी प्राणी अगर किसी समस्या में पड़ेगा तो उस समस्या को सुलझाने के लिए वो किसी उद्दीपक का इंतज़ार नहीं करेगा, बल्कि प्राणी एक क्रियाशील प्राणी होता है और स्वयं से कोई ना कोई व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। और वही जब स्वयं से अनुक्रिया करते करते कोई ऐसी अनुक्रिया जो उसको संतोष प्रदान करेगी, जो उसको सुखद अनुभूति कराएगी, या जिस पर, कहने का तात्पर्य जिस पर उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो वह अनुक्रिया वो दोबारा से करना चाहेगा। इस प्रकार से वह सीखने की क्रिया संपादित करेगा। इसके अतिरिक्त तो बिहेवियर की तरह ही उन्होंने, अनुक्रिया की तरह ही उन्होंने पुनर्बलन को भी दो प्रकारों में बांटा था। पहला था उनका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी सकारात्मक पुनर्बलन। ऐसा पुनर्बलन जो किसी अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है, यानी किसी रिस्पांस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, उसकी प्रायिकता में वृद्धि करता है, ऐसे पुनर्बलन को उन्होंने सकारात्मक पुनर्बलन कहा है। यानी यह एक ऐसा पुनर्बलन है जो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाने के लिए प्राणी को दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को पुरस्कृत करना, किसी व्यक्ति को सम्मानित करना, उसकी प्रशंसा करना,
इत्यादि। इसके अतिरिक्त उन्होंने दूसरा जो पुनर्बलन का प्रकार बताया था वह था नकारात्मक पुनर्बलन यानी निगेटिव रीइंफोर्समेंट। ऐसा पुनर्बलन जो किसी अनुक्रिया के होने की संभावना को कम कर देता है, यानी किसी रिस्पांस की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है, ऐसे पुनर्बलन को उन्होंने नकारात्मक पुनर्बलन या निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहा है। इसके एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी व्यक्ति की निंदा करना, किसी व्यक्ति को दंडित करना इत्यादि हो सकता है। स्किनर के प्रयोग को हम देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि स्किनर का जो मुख्य प्रयोग था वो चूहे पर किया गया था और उन्होंने एक बॉक्स बनाया था जिसको कि उनके शिष्यों ने उनके सम्मान में इसका नामकरण कर दिया था और उन्होंने इसको स्किनर बॉक्स का नाम दिया था। और इस स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे सफ़ेद चूहे को छोड़ दिया था। बॉक्स ध्वनिरोधी था, अर्थात साउंड प्रूफ था, बाहर से किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आ सकती थी अंदर। बॉक्स के दीवार से निकलता हुआ एक लीवर था जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से होता था, जिससे कि लीवर दबाने की अनुक्रिया रिकॉर्डिंग अपने आप ही हो जाती थी। लीवर दबाने से अपने आप भोजन गोली के रूप में चूहे के सामने आ जाता था। आप देख रहे होंगे ये स्किनर बॉक्स का इसमें वो है, इसमें आप देखिए ये साउंड प्रूफ ये पूरा बॉक्स बनाया गया था और ये आप देख रहे हैं ये लीवर है। इसके अतिरिक्त ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट देने वाले जाली लगी हुई हैं। अगर चूहा गलत वे में जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट के रूप में नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ये लाइट्स भी लगी थी। कभी कुछ प्रयोगों में स्किनर ने भोजन की गोलियां देने से पूर्व हल्की रोशनी भी उन्होंने की थी, उसके लिए लाइट्स लगाए थे। इसके अतिरिक्त ये आप देख रहे हैं ये भोजन तस्तरी है जिसमें गोलियों के रूप में भोजन तस्तरी में भोजन अपने आप आ जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था अपना। और चूहे पे प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने देखा था कि प्रयोग में चूहा पहले काफ़ी समय तक बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा तथा दीवार एवं फर्श को सूंघता रहा और दीवार को दांत से काटने की कोशिश करता रहा। फिर वह लीवर के पास आया, लीवर उसने सहसा दबा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप खाने के लिए उसे गोलियां मिल गईं। बाद के प्रयासों में यह देखा गया कि बॉक्स में इधर उधर घूमने, सूंघने आदि में इंटरेस्ट लेने के बजाय, यानी इधर उधर समय व्यतीत करने के बजाय अंत में एक समय ऐसा भी आ गया जिसमें बॉक्स में छोड़े जाने पर उसने सीधे लीवर दबा करके भोजन प्राप्त करना, भोजन की गोलियां प्राप्त करना सीख लिया। इस प्रकार उसने बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को पूरी तरह से सीख लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कबूतर पर भी एक प्रयोग किया था। कबूतर को बॉक्स में रखी, इसे भी स्किनर बॉक्स के नाम से ही जाना जाता है। स्किनर ने यह लक्ष्य रखा था कि कबूतर दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख ले और इसको करने में भी वो पूरी तरह से सफल रहे। जब कबूतर ने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उसे अनाज का दाना प्राप्त हुआ रीइंफोर्समेंट के रूप में। इस दाने द्वारा कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ। फिर उसने दाहिनी ओर चोंच मारी और दाना प्राप्त किया। इस प्रकार उसने दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारने के द्वारा दाना प्राप्त करना पूरी तरह से सीख लिया। उक्त प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने शिक्षा जगत में पुनर्बलन को जन्म दिया, यानी रीइंफोर्समेंट की देन शिक्षा के क्षेत्र में स्किनर का माना जाता है। और इन्होंने पुनर्बलन को 4 प्रकारों में विभाजित किया। नंबर 1 सतत पुनर्बलन, कंटिन्यूअस, जिसमें निरंतर
प्राणी को पुनर्बलन दिया जाता है, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। दूसरा प्रकार इन्होंने दिया था निश्चित अंतराल पुनर्बलन। निश्चित अंतराल पुनर्बलन में समय का ध्यान रखा जाता था। एक निश्चित समय, 1 मिनट, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरह से निश्चित समय को दृष्टिगत रखते हुए अगर 5 सेकेंड का अंतराल रखा गया तो प्रत्येक 5 सेकेंड के पश्चात चाहे वह कोई सही अनुक्रिया करे, चाहे वह कोई गलत अनुक्रिया करे, प्रत्येक 5 सेकेंड के पश्चात उसको एक रीइंफोर्समेंट देना ही देना होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें अनुक्रियाओं का सही या गलत होना नहीं देखा जाता है, वरन इसमें समय का ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक 5 सेकेंड के पश्चात इस प्रकार का जो रीइंफोर्समेंट है, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, उसको अगर 5 सेकेंड का समय रखा गया है तो प्रत्येक 5 सेकेंड के पश्चात एक रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। अगर 3 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है तो प्रत्येक 3 सेकंड के अंतराल के पश्चात रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। इस प्रकार के रीइंफोर्समेंट के आयोजन को निश्चित अंतराल पुनर्बलन स्किनर ने कहा है। इसके अलावा निश्चित अनुपात पुनर्बलन, इसमें यह निर्धारित कर लिया जाता है कि कितनी अनुक्रिया के पश्चात, यानी अगर कितनी सही अनुक्रिया के पश्चात एक पुनर्बलन देना है तो प्रत्येक 2:1 के अनुसार रीइंफोर्समेंट का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रकार यह निर्धारित हो जाता है कि इसमें अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है कि 2:3 में या 3:1 में जिस प्रकार का अनुपात निर्धारित किया जाता है उसी अनुपात में पुनर्बलन का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के पुनर्बलन के आयोजन को स्किनर ने निश्चित अनुपात पुनर्बलन की संज्ञा दी है। इसके अलावा परिवर्ती पुनर्बलन भी होता है, परिवर्तनशील पुनर्बलन भी होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई समय निर्धारित नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई अनुपात निर्धारित नहीं होता है, बल्कि इसमें परिवर्तन किया जाता है। कभी 2 सेकंड के पश्चात पुनर्बलन मिलता है, कभी 2 अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन मिलता है। यानी पुनर्बलन को परिवर्तित शेड्यूल के अनुसार दिया जाता है। इसको परिवर्त पुनर्बलन या परिवर्तनशील पुनर्बलन की संज्ञा स्किनर ने दिया है। इसके अतिरिक्त एक इनके सिद्धांत से संबंधित एक और चीज़ की चर्चा करना चाहूँगा, शेपिंग प्रविधि। यानी शेपिंग प्रविधि है क्या? शेपिंग प्रविधि के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को धीरे धीरे एक खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है। जैसे स्किनर ने चूहे को लीवर दबाना सिखाने तक, वहाँ तक ले जाने के लिए शेपिंग प्रविधि का प्रयोग करके धीरे धीरे उस खास लक्ष्य की ओर रीइंफोर्समेंट के माध्यम से उसके पास ले गए थे। जैसे पहले केवल चूहे द्वारा अनुक्रिया करने पर उन्होंने रीइंफोर्समेंट दिया, उसके पश्चात सूंघने की क्रिया करने पर रीइंफोर्समेंट दिया, फिर लीवर तक पहुंचने पर रीइंफोर्समेंट दिया, उसके पश्चात लीवर को टच करने पर उन्होंने रीइंफोर्समेंट दिया, फिर लीवर को दबाने पर उन्होंने रीइंफोर्समेंट दिया। इस प्रकार से एक खास लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है रीइंफोर्समेंट के सहारे जब, तो ऐसी प्रविधि को शेपिंग प्रविधि के नाम से जाना जाता है। शेपिंग प्रविधि को क्रमिक सन्निकटन की विधि भी कहा जाता है। यानी लक्ष्य के सन्निकट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ले जाया जाता है। स्किनर ने शेपिंग प्रविधि द्वारा चूहों, कबूतरों एवं मनुष्यों को काफ़ी जटिल कार्य करना भी सिखाया था। इसी शेपिंग प्रविधि का एक व्यवहारिक रूप हम शिक्षा के क्षेत्र में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि स्किनर की देन है। प्रोग्राम लर्निंग, जिसका नाम हम सभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, वह प्रोग्राम लर्निंग इसी स्किनर की थ्योरी की देन है, जिसके अंतर्गत स्किनर ने इसका प्रतिपादन किया, जो कि अभिक्रमित अनुदेशन का एक महत्वपूर्ण प्रकार रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसका कि प्रतिपादन महोदय ने किया था। आइए हम लोग स्किनर के कुछ स्किनर की थ्योरी के शैक्षिक महत्व भी समझ लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के
बालक में वांछित व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। स्किनर के शिक्षा में प्रेरणा को बहुत ही अधिक बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त क्रिया के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। स्किनर के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, RS थ्योरी। जैसा कि मैं यहीं स्पष्ट करना चाहूँगा कि थांडाइक की थ्योरी को SR थ्योरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें उद्दीपक पहले होता है, यानी स्टिमुलस पहले उसके बाद रिस्पॉन्स। जबकि स्किनर की थ्योरी को RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें पहले रिस्पॉन्स उसके बाद स्टिमुलस। तो इस आधार पे इसको RS थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंतर्गत जो भी अनुबंधन होता है उसको RS बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इसको कहते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत कहते हैं, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा स्किनर बॉक्स प्रयोग का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने स्किनर के सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत की कुछ प्रमुख मुख्य विशेषताओं के संबंध में इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप सभी से परिचर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में अपनी ऑनलाइन कक्षा में किसी नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आप सभी से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। धन्यवाद।